दिस इज टेक 2023 स्लॉट वन। बड़ा शानदार सेट है, सबको करना है। देखो बेटा, इसको समझते हैं, बहुत ध्यान से इस करते हैं इसको। ये टफ सेट है लेकिन इसको ढंग से समझेंगे। एक लाइन, ये डायग्राम बना हुआ है बड़ा सा, इसमें दो ब्लॉक दिख रहे हैं, ब्लॉक एक्स ब्लॉक वाई। ब्लॉक एक्स में तीन कॉलम है ए बी सी, ब्लॉक वाई में तीन कॉलम है डी ई एफ। ए कॉलम में दो हाउस है ए वन ए टू, कॉलम बी में भी दो हाउस है बी वन बी टू एंड सो ऑन सो ऑन। इस तरह पूरे ब्लॉक एक्स में सिक्स हाउसेज हैं और ब्लॉक वाई में भी सिक्स हाउसेज हैं। टोटल 12 घर है। रो वन में, रो वन तुम्हें दिख रही है ये ऊपर की, ये रो वन में छह घर है, ए वन बी वन सी वन डी वन ई वन एफ वन, और रो टू में भी छह घर है। इन टोटल 12 घरों में से कुछ घर वैकेंट है और कुछ में लोग रहते हैं। जिसमें लोग रहते हैं अच्छी बात है, लेकिन जो वैकेंट है वो सेल के लिए अवेलेबल है और वही बेचने के लिए अवेलेबल है जो वैकेंट है। जो अनऑक्युपाइड, अनऑक्युपाइड या वैकेंट एक ही बात है। अब देखो, दोनों ब्लॉक के बीच में एक रोड है और नीचे की तरफ तुम्हें सामने एक रोड दिख रही है। तो आगे गिवन द रोड एडजेसेंसी वैल्यू ऑफ अ हाउस इज द नंबर ऑफ इट्स साइड एडजेसेंट टू अ रोड। हर घर की एक रोड एडजेसेंसी वैल्यू है। वो वैल्यू वो होगी किसी घर के एडजेसेंट, मतलब किसी घर के साइड्स जो रोड के एडजेसेंट है। जैसे कि C2 की रोड एडजेसेंसी वैल्यू 2 हो जाएगी, या C2 के बगल में, यहाँ भी मैं तुम्हें लाइन बना के समझा देता हूँ। C2 के बगल में एक साइड यहाँ से एडजेसेंट ये रोड से मिलती है और एक यहाँ से रोड से मिलती है, ये भी रोड से, तो C2 की रोड एडजेसेंसी वैल्यू 2 होगी। B1 की केवल एक ही साइड रोड के एडजेसेंट है, तो ये बी टू की रोड एडजेसेंसी वैल्यू 1 हो जाएगी। B1 की कोई भी साइड रोड से नहीं मिलती, तो B1 की रोड एडजेसेंसी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो आई होप सबको ये रोड एडजेसेंसी वाली बात समझ में आ गई होगी। और नेबर काउंट, नेबर काउंट क्या है, लिखा हुआ है नंबर ऑफ साइड्स ऑफ दैट हाउस एडजेसेंट टू ऑक्युपाइड हाउस इन द सेम ब्लॉक। जैसे देखो ध्यान से, जैसे मान लो A2 है, अगर A2 के बगल में ये वाला घर भी अगर ऑक्युपाइड है और ये वाला घर भी ऑक्युपाइड है, A1 भी ऑक्युपाइड है अगर अगर और B2 भी ऑक्युपाइड है, तो A2 के नेबर काउंट कितने हो गए, दो, टू। तो A2 के टू नेबर्स होंगे। अगर A1 वैकेंट है और B2 ऑक्युपाइड है, तो A2 का एक ही नेबर होगा बेसिकली जो B2 में होगा, तो A2 का नेबर काउंट 1 हो गया। लेकिन अगर A1 और B2 दोनों ही वैकेंट है और A2 भरा हुआ है, तो A2 के बगल में A1 में वैकेंट और A2 के बगल में B2 ये भी वैकेंट, तो A2 का नेबर काउंट उस केस में 0 होगा। तो सिंपल सी बात, नेबर काउंट, अगल बगल कोई नेबर है तो नेबर काउंट आएगा, कोई नेबर नहीं है तो नेबर काउंट 0 हो जाए। अब जो बेस, अब आगे कुछ प्राइस के बारे में कहना, द बेस प्राइस ऑफ अ वैकेंट हाउस रुपीज 10 लाख इफ द हाउस डज नॉट हैव पार्किंग एंड 12 लाख इफ इट डज। अगर किसी घर में पार्किंग भी है तो 12 लाख रुपए बेस प्राइस है, और अगर पार्किंग नहीं है तो 10 लाख रुपए बेस प्राइस है। जो प्राइस कोट की है सेलर ने वो है, उसका फॉर्मूला दिया हुआ है, बेस प्राइस प्लस 5 इंटू रोड एडजेसेंसी प्लस 3 नेबर काउंट। कुछ इन्फॉर्मेशन और भी है, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन है, का इन्फॉर्मेशन यहाँ पे। अब देखो यार, पहले मैं कोटेड प्राइस का फॉर्मूला लिख लेता हूँ। QP कोटेड प्राइस, बेस प्राइस प्लस 5 इंटू रोड एडजेसेंसी प्लस 3 इंटू नेबर काउंट। PP मतलब बेस प्राइस। अब देखो, द मैक्सिमम कोटेड प्राइस ऑफ अ हाउस इन ब्लॉक एक्स इज रुपीज 24 लाख। ब्लॉक एक्स में किसी एक घर की मैक्सिमम प्राइस जो कोट की गई है वो 24 लाख रुपए। ब्लॉक एक्स की बात हो रही है, कौन सा घर है पता नहीं, देखना पड़ेगा। ऐसे ही ब्लॉक वाई में मिनिमम कोटेड प्राइस जो है वो 15 लाख है। एंड वन सच हाउस इज इन कॉलम ई। ऐसा एक घर कॉलम ई में है, या तो E1 या E2, जिसकी प्राइस 15 लाख कोट की गई है, या तो वो E1 होगा या E2 होगा। रो वन हैज टू ऑक्युपाइड हाउस, वन इन ईच ब्लॉक। रो वन में दो घर ऑक्युपाइड है, तो वन इन ईच ब्लॉक मतलब, देखो ध्यान से सुनना, A1 B1 C1 में से एक घर ऑक्युपाइड है, A1 B1 C1 में से एक ऑक्युपाइड है, दो वैकेंट होंगे। सिमिलरली D1 E1 F1 में से एक ऑक्युपाइड है, दो वैकेंट होंगे। और E1 पक्की बात है वैकेंट है, मैंने दिया V। तो D1 और F1 में से कोई एक ऑक्युपाइड होगा, एक वैकेंट होगा। D1 F1 में से कोई एक ऑक्युपाइड होगा, कोई एक वैकेंट होगा, और E2 भी वैकेंट है, बोला गया है। बोथ हाउसेज इन कॉलम ई आर वैकेंट, लिखा हुआ है। ईच ऑफ कॉलम डी एंड कॉलम एफ हैज एटलीस्ट वन ऑक्युपाइड हाउस। कॉलम डी और कॉलम एफ में कम से कम एक घर तो ऑक्युपाइड है। कॉलम डी एंड कॉलम एफ में कम से कम एक घर तो ऑक्युपाइड है। देयर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक वाई। ब्लॉक वाई में केवल एक ही घर ऐसा है जिसमें पार्किंग है। अभी देखते हैं। अब देखो, पहले ब्लॉक एक्स की बात करते हैं। देखो, ब्लॉक एक्स में मैक्सिमम प्राइस जो कोट की गई है वो 24 लाख है। तो दो केस बनेंगे, ध्यान सुनना, दो केस कैसे मन में आएगा। जिस घर की प्राइस 24 लाख है उसमें पार्किंग हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है। तो पहले मान लेते हैं उस घर में, केस वन, उस घर में पार्किंग
अवेलेबल है, मेरा अजम्पशन है पार्किंग अवेलेबल है। अगर ये गलत हो जाएगा तो दूसरा केस देखेंगे, और सही हो गया तब भी दूसरा केस देख लेंगे। तो अगर पार्किंग अवेलेबल है तो बेस प्राइस कितनी हो गई, 12 लाख। रोड एडजेसेंसी वैल्यू पता नहीं, 5R प्लस 3N, ये है 24। तो यहाँ से 5R प्लस 3N, ये हो गया 12 ना इस इक्वेशन से। और ये तो रोड एडजेसेंसी वैल्यू और नेबर काउंट फ्रैक्शन में तो होंगे नहीं, तो इंटीग्रल होंगे। तो ये तभी हो सकता है, ये इक्वेशन तभी वैलिड होगी जब R अगर 0 होगा, 3N 12, तो N की वैल्यू 4 होगी। या फिर अगर R 1 होता तो ये 5 होता, तो 3N की वैल्यू 7 हो जाती है, वो पॉसिबल नहीं है। अगर 5R 10 होता, मतलब R 2 होता, तो 5R 10 हो जाता, तो 3N की वैल्यू 2 हो जाती। 5R अगर 10 है तो 3N 2 होता, N 2/3 पॉसिबल नहीं है। तो और कोई केस चलेगा नहीं। और R0N4 ये भी गलत हो जाएगा। R0N4 ये भी गलत हो जाएगा। किसी भी घर का नेबर काउंट 3 से ज्यादा नहीं हो सकता है। नेबर काउंट 4 हो ही नहीं सकता किसी भी घर का। क्यों? क्योंकि अगर तुम B1 घर ले लो, B1 के ज्यादा से ज्यादा 3 नेबर काउंट हो सकते हैं, जब A1 भी ऑक्यूपाइड हो, बी C1 भी ऑक्यूपाइड हो, B2 भी ऑक्यूपाइड हो। तो नेबर काउंट किसी भी घर का मैक्स टू मैक्स 3 हो सकता है। नेबर काउंट किसी भी घर का और तो पॉसिबल ही नहीं है। यानी ये वाला केस नहीं चलेगा। यानी कि जिस घर की प्राइस 24 लाख रुपए बोली गई है, उसमें पार्किंग नहीं होगी। जब पार्किंग नहीं होगी तो बेस प्राइस 10 लाख प्लस 5R प्लस 3N, ये हो गया 24। तो 5R प्लस 3N, ये हो गया 14। तो ये 5 का मल्टीपल, 3 का मल्टीपल। तो अगर मैं R को 1 ले लूं, ये तभी पॉसिबल है। अब R 1, तो 5R हो गया 5, तो 3N हो गया 9, तो N हो जाएगा 3। ये इक्वेशन R और N की इसी वैल्यू के लिए चलेंगी, और कोई वैल्यू नहीं हो सकती है। क्योंकि अगर तुमने R को 2 लिया तो 5R 10 हो जाएगा, तो 3N की वैल्यू 4 होगी। वो 3N 3 का मल्टीपल होना चाहिए, 4 नहीं हो सकता। 5R अगर 15 होता तो 3N-1, वो तो बिल्कुल नहीं चलेगा, तो यही वैल्यू चलेगी। इसका ये मतलब है, ऐसा घर तुम्हें चाहिए जिसकी रोड एडजेसेंसी वैल्यू तो 1 हो और नेबर काउंट 3 हो। वो घर सिर्फ और सिर्फ B2 हो सकता है। वो घर सिर्फ और सिर्फ B2 हो सकता है। इसका मतलब B2 वैकेंट है, क्योंकि जिसकी रोड एडजेसेंसी वैल्यू 1 होगी, तो वो घर केवल A2, B2 या फिर C1 हो सकता था। नेबर काउंट 3 चाहिए तो B2 ही आएगा। तो इसका नेबर काउंट है 3, यानी कि ये घर ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है, ये भी ऑक्यूपाइड है। अभी नेबर काउंट 3 है, ये वैकेंट है 24 लाख, और नो पार्किंग, इसमें पार्किंग नहीं है। अच्छा, अब बात हुई थी रो 1 में दो घर ऑक्यूपाइड थे। रो 1 में दो घर ऑक्यूपाइड थे, लिखा हुआ है सेकंड पॉइंट, ये वाला पॉइंट पढ़ लो। रो 1 में दो घर ऑक्यूपाइड थे, 1 इन ईच ब्लॉक। दोनों, और दोनों ब्लॉक में एक एक, तो मतलब A1 B1 C1 में से, तीन में से एक ऑक्यूपाइड था, वो पता लग गया है B1 है। यानी कि A1 वैकेंट होगा और C1 वैकेंट होगा। C1 वैकेंट होगा, तो ब्लॉक X का तो सब कुछ पता लग गया है। अब जरा आते हैं ब्लॉक वाई के ऊपर। ब्लॉक वाई पे आते हैं, ध्यान से समझना। ब्लॉक वाई में ध्यान से सुनना, कॉलम ई में दोनों घर वैकेंट, दोनों घर वैकेंट है। कॉलम ई में दोनों घर वैकेंट है। अब इनमें से किसी एक घर की प्राइस 15 लाख है, या तो वो E1 की होगी या E2 की होगी। या तो वो E1 की होगी या E2 की होगी। तो चेक करते हैं। पहले मैं E1 की मान लेता हूँ, पहले मैं E1 की मान लेता हूँ, प्राइस 15 लाख। अब इसमें भी दो केस चलेंगे, इसमें भी दो केस चलेंगे। या तो विद पार्किंग या तो विद पार्किंग या फिर विदाउट पार्किंग, दोनों में से कोई देख लेते हैं, कोई एक चलेगा। इन वेरीफाई दोनों करने पड़ेंगे, विद पार्किंग या विदाउट पार्किंग। अगर E1 में पार्किंग अवेलेबल होती है तो बेस प्राइस हो गई 12 लाख। अच्छा, ई E1 की रोड एडजेसेंसी वैल्यू 0 होगी, तो 5 into 0 तो 0 हो गया। नेबर काउंट 3N, इट इज इक्वल टू 15। यहाँ से 3N आ गया है 3, यहाँ से 3N आ गया है 3, तो N की वैल्यू हो गई 1। यानी कि E1 का एक नेबर काउंट है। और वो बात सही है, देखो बेटा, ये बात सही है। क्योंकि रो 1 में दो घर ऑक्यूपाइड थे, और दोनों ब्लॉक में तो वाई जो 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 ये ब्लॉक वाई है, उसमें रो 1 में तीन घर है, उनमें से एक तो ऑक्यूपाइड होगा ही होगा। उनमें से एक तो ऑक्यूपाइड होगा ही होगा, और एक ही होगा। तो अगर D1 ऑक्यूपाइड है तो F1 वैकेंट होगा, और अगर F1 ऑक्यूपाइड है तो D1 वैकेंट होगा। तो E1 के नीचे वाला तो पक्का वैकेंट है, और D1 F1 में से एक ही ऑक्यूपाइड है। तो E1 का नेबर काउंट तो वैसे भी 1 आना चाहिए, और 1 आ भी रहा है, 1 आ भी रहा है। यानी कि ये वाला केस सही है, यानी कि ये वाला केस सही है। तो दूसरा केस अपने आप गलत हो जाएगा, विदाउट पार्किंग तो अपने आप गलत हो गया। लेकिन फिर भी अगर तुम बाई चांस पहले विदाउट पार्किंग चेक करते, ये तो कोइंसिडेंस हो गया। तो अगर तुम पहले विदाउट पार्किंग चेक करते तो ये गलत भी होना चाहिए। तो एक बार गलत दिखा भी देता हूँ। अगर विदाउट पार्किंग होता तो बेस प्राइस 10 होता,
रोड एडजेसेंसी 0 है तो 5 × 0 0 और 3n, ये चीज 15। बेटा यहाँ से 3n की वैल्यू 5 आ गई और n 5/3, n 5/3 तो हो ही नहीं सकता है, ये तो वैसे भी गलत हो गया। अच्छा, अब अगर ये घर वैसे तो पता लग गया E1 है, लेकिन अगर E2 भी होता, जिस घर की प्राइस 15 लाख है, अगर वो E2 की होती, तो अब देखो इसके लिए भी वेरीफाई करना पड़ेगा। ऑल दो जब पहला चीज वेरीफाई हो गई, एक बार करके देख लेते हैं। E2, अगर वो घर E2 होता जिसकी प्राइस 15 लाख थी, तो अगेन विद पार्किंग, अगर मैं विद पार्किंग लेता हूँ तो 12। अब ध्यान दो सुनना, और E2 की रोड एडजेसेंसी वैल्यू कितनी है, रोड एडजेसेंसी वैल्यू इसकी 1 है, तो 5 × 1 और प्लस 3 है नेबर काउंट, ये चीज 15। फिर 12 + 5 17, 17 तो 3n तो नेगेटिव हो गया, 3n तो -2 हो गया, तो वैसे ही गलत हो गया। तो ये तो विद पार्किंग हो ही नहीं सकता है। अगर मैं इसमें विदाउट पार्किंग लूं, अगर मैं E2 में विदाउट पार्किंग लूं, तो 10 + 5 + 3n, इट इज इक्वल टू 15। तो यहाँ से 3n की वैल्यू आ गई है 0, तो यहाँ से n आ गया 0। बेटा देखो ये केस इसलिए गलत हो गया, वैसे ये सही होता लेकिन ये केस इसलिए गलत हो गया, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से सुनना, ये केस क्यों गलत है, ये बहुत बढ़िया पॉइंट एक निकल के आ गया है। अगर E2 का नेबर काउंट 0 है, अगर E2 का नेबर काउंट 0 है, इसका मतलब, मैं कलर चेंज करता हूँ पहले, तो इसका मतलब ये वाला घर भी वैकेंट होता, ये वाला घर भी वैकेंट होता, और इसके ऊपर वाला भी वैकेंट है, तभी नेबर काउंट आता। तो फिर ये भी ऑक्यूपाइड होता और ये भी ऑक्यूपाइड होता, ये भी ऑक्यूपाइड होता, जो हो नहीं सकता। क्यों? अब तुम कहोगे सर ये दोनों ऑक्यूपाइड कैसे होते, लिखा हुआ है बोथ ई, यहाँ पे ये पॉइंट लिखा हुआ है, ये पॉइंट यहाँ लिखा हुआ है। Each of column D and column F have at least one occupied house. कॉलम डी में भी कम से कम एक ऑक्यूपाइड है, कॉलम एफ में भी कम से कम एक ऑक्यूपाइड है। तो अगर कॉलम डी का D2 वैकेंट है तो D1 पक्का ऑक्यूपाइड होगा। कॉलम एफ का अगर F2 वैकेंट है तो F1 पक्का ऑक्यूपाइड होगा। तो D1 F1 दो ऑक्यूपाइड होगा, जबकि इनमें से एक ही होना चाहिए था, इनमें से एक ही होना चाहिए था, ये वाला, तो इसलिए ये वाला केस गलत हो गया। तो E2 नहीं हो सकता, मतलब E2 की प्राइस 15 नहीं हो सकती है, E2 की प्राइस 15 नहीं हो सकती, तो E2 नहीं होगा, वो E1 होगा 15 लाख, और इसमें पार्किंग है, इसमें पार्किंग अवेलेबल है, इसमें पार्किंग अवेलेबल होगा। अब एक चीज और, लास्ट लाइन क्या लिखी है, देयर इज, लास्ट पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, देयर इज ओनली वन हाउस विद पार्किंग स्पेस इन ब्लॉक वाई वाई। केवल एक ही घर ऐसा है जिसमें पार्किंग स्पेस है ब्लॉक वाई में, तो वो घर E1 आ गया, वो घर E1 आ चुका है। यानी कि अब पूरे ब्लॉक वाई में और कोई घर अगर वैकेंट होगा तो उसमें पार्किंग नहीं होगी, उसमें पार्किंग नहीं होगी। तो अब आ जाते हैं जरा D1 और F1 समझते हैं जरा। अगर मैं अगर मैं D1 और F1 में से एक वैकेंट है और एक ऑक्यूपाइड, देख लेते हैं। अगर मैं D1 को देखता हूँ, तो D1 की ना वैल्यू निकालने की कोशिश करता हूँ, कोटेड प्राइस D1 में, अगर D1 वैकेंट हुआ तो, अगर D1 वैकेंट हुआ तो, अगर D1 वैकेंट हुआ तो D1 में पार्किंग तो होगी नहीं, क्योंकि ब्लॉक वाई में एक ही घर में पार्किंग है, तो बेस प्राइस 10 लाख होगी। D1 की रोड एडजेसेंसी वैल्यू कितनी है, D1 की रोड एडजेसेंसी वैल्यू है 1, तो 1 × 5 हो जाएगा, प्लस नेबर काउंट, नेबर काउंट। अगर D1 वैकेंट होता, अगर D1 वैकेंट होता, तो D2 ऑक्यूपाइड होता, तो D2 ऑक्यूपाइड होता, तो D2 फिर, क्योंकि ब्लॉक डी में लिखा हुआ है ईच ऑफ कॉलम डी एंड कॉलम एफ हैव एटलीस्ट वन ऑक्यूपाइड, तो D2 ऑक्यूपाइड होता फिर उस केस में। तो D1 का नेबर काउंट हो गया है 1 + 3 × 1, तो ये हो गया 10 + 5 15, ये हो गया 18 लाख, ये हो गया 18 लाख। ये पॉसिबल है, ये पॉसिबिलिटी है। तो ये मतलब, क्योंकि ब्लॉक वाई में जो मिनिमम प्राइस है वो 15 लाख, ब्लॉक वाई में मिनिमम प्राइस 15 लाख है, तो ये उससे बड़ी आनी चाहिए, आ रही है, तो ये पॉसिबिलिटी है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी, अगर F1 वैकेंट होता तो D1 को ऑक्यूपाइड करना पड़ता, अगर F1 वैकेंट होता, अगर इफ, मैं चेक कर रहा हूँ, तो अगर मैं F1 की वैल्यू निकालूं, पार्किंग तो होगी नहीं 10, रोड एडजेसेंसी है ही नहीं इसमें तो 0, नेबर काउंट, अगर ये वैकेंट है तो नीचे वाला ऑक्यूपाइड होगा, नेबर काउंट हो गया 3 × 1, 3 × 1, तो ये वैल्यू आ गई है 13। अब देखो ये गलत हो गया, क्योंकि ये मिनिमम वैल्यू से भी कम आ गई, ये मिनिमम वैल्यू से भी कम आ गई, ब्लॉक वाई में मिनिमम प्राइस 15 थी और ये 13 आ रही है, तो ये केस गलत है, यानी कि ये वाला केस नहीं चलेगा, ये वाला केस तो नहीं चलेगा। इसका मतलब जो पहले मैंने माना था वही सही है, इसका मतलब पहले माना था वो सही है, इसका मतलब D1 वैकेंट होगा, इसका मतलब D1 वैकेंट होगा और D2 ऑक्यूपाइड होगा, D1 वैकेंट होगा, D2 ऑक्यूपाइड होगा, ये वाला केस सही है। अब इसके बाद कौन सा पॉइंट बचता है, ये D1 हो गया वैकेंट, तो उसकी प्राइस आ गई है, कॉलम डी में कम से कम एक घर ऑक्यूपाइड है, तो वो D2 हो गया,
अब F1 और F2 में, अब देखो रो 1 में एक घर तो ऑक्युपाइड था ब्लॉक वाई में, तो F1 ऑक्युपाइड होगा, क्योंकि रो 1 में दो घर ऑक्युपाइड थे, एक तो ब्लॉक एक्स में था जो B1 हो गया, और एक ब्लॉक वाई में था वो F1 हो गया। अब F2 के बारे में और कुछ गिवन नहीं है। F2 वैकेंट भी हो सकता है, ऑक्युपाइड भी हो सकता है। F2 के बारे में कुछ गिवन नहीं, तो F2 कुछ भी हो सकता है, वैकेंट भी हो सकता है, ऑक्युपाइड भी हो सकता है, क्योंकि ये लिखा हुआ है कॉलम डी एंड कॉलम एफ में कम से कम एक ऑक्युपाइड है, तो कॉलम एफ में दोनों भी तो ऑक्युपाइड हो सकते हैं। तो लेकिन कॉलम डी में पहला वैकेंट है तो दूसरा पक्का ऑक्युपाइड होगा, तो F1 तो पक्का ऑक्युपाइड होगा, F2 वैकेंट ऑक्युपाइड कुछ भी हो सकता है। ये पूरा केस बना है, ये पूरा केस बन चुका है। अब तुम सारे क्वेश्चन करो, देखते हैं। हाउ मेनी हाउसेज आर वैकेंट इन ब्लॉक एक्स, तो बेटा ब्लॉक एक्स में कितने घर वैकेंट है ये बताना है। देख लेते हैं, सब कुछ सामने मेंशन है। 1 2 3 और 3 ऑक्युपाइड है। ब्लॉक एक्स में कितने घर वैकेंट है? 3। विच ऑफ द फॉलोइंग हाउस इज डेफिनेटली ऑक्युपाइड, गिवन हाउस में कौन सा पक्का ऑक्युपाइड है? पहला ऑप्शन है A1, A1 तो वैकेंट है। D2, D2 पक्का ऑक्युपाइड है, पक्का ऑक्युपाइड है। B1, एक मिनट, B1 भी पक्का ऑक्युपाइड है, B1 भी पक्का ऑक्युपाइड है। और F2, F2, F2 वैकेंट ऑक्युपाइड कुछ भी पक्का नहीं करता। यहाँ पे ये ऑप्शन में गलती है, D2 B1 दोनों होंगे, तो इनमें से एक ऑप्शन, मतलब मैंने जहां से भी टेट का क्वेश्चन कॉपी किया वहां पे ऑप्शन गलत थे, तो इनमें से एक ऑप्शन होना चाहिए, एक नहीं होना चाहिए, या फिर एक ऑप्शन ऐसा होगा बोथ ऑफ दीज। तो आई होप सबको समझ में आ गया, ये ऑप्शंस में गलती है। ये D2 B1 दोनों ही ऑप्शन सही है, D2 भी ऑक्युपाइड है और D1 भी ऑक्यू, या तो यार D2 की जगह D1 कर लो तो आंसर B1 हो जाएगा। तो इस तरह से कर सकते हैं, लेकिन आई होप सबको क्लियर है। नेक्स्ट 14, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन बेस्ट डिस्क्राइब द नंबर ऑफ वैकेंट हाउसेज इन रो 2, रो 2 में वैकेंट हाउसेज, रो 2 में वैकेंट हाउसेज, एक तो ये वाला है, एक ये वाला है, और ये पक्का नहीं है, हो भी सकता है नहीं भी, तो रो 2 में वैकेंट हाउसेज 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, एग्जैक्टली 2 और 3। व्हाट इज द मैक्सिमम पॉसिबल कोटेड प्राइस फॉर वैकेंट हाउस इन कॉलम ई, कॉलम ई में मैक्सिमम प्राइस कितनी हो सकती है वैकेंट हाउस की? कॉलम ई में, कॉलम ई में मैक्सिमम प्राइस कितनी हो सकती है, तो देख लेते हैं। जो E2 है, E2 में पार्किंग तो है नहीं, क्योंकि कॉलम वाई, ये ब्लॉक वाई में एक घर में पार्किंग थी, वो थी E1 में, तो E2 की बेस प्राइस हो गई 10 लाख, और इसकी रोड एडजेसेंसी वैल्यू ऑफ 1, तो 5 इंटू 1 5 हो गया। और अगर इसकी प्राइस मेरे को मैक्सिमम करानी है, तो नेबर काउंट में इसके ऊपर तो पक्का वैकेंट है, इसके बगल में ऑक्युपाइड है, और इसके बगल में यहाँ भी मैं ऑक्युपाइड रखूंगा मैक्सिमम कराने के लिए, तो नेबर काउंट हो जाएगा 2, तो 3 इंटू 2 6 हो गया, तो 21, तो मैक्सिमम कोटेड प्राइस कितनी होगी? 21 लाख। तो वैकेंट हाउस इन कॉलम ई की मैक्सिमम कोटेड प्राइस कितनी होगी? 21 लाख। नेक्स्ट, इन विच हाउस इन ब्लॉक वाई हैज पार्किंग स्पेस, ब्लॉक वाई में किस घर में पार्किंग है? E1 में है, E1 में पार्किंग है, और शानदार सेट था भाई साहब ये।